लाखों मुसाफिरों से भरा हुआ एक जहाज अचानक खराब मौसम की वजह से समंदर के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। दुनिया के लिए इस जहाज में बैठा हर इंसान मर चुका होता है, लेकिन किस्मत एक आदमी को जिंदा छोड़ देती है। बहते बहते वो एक ऐसे अनजान और सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां इंसान तो दूर, परिंदों की आवाज तक सुनाई नहीं देती। ये कोई आम आइलैंड नहीं है, यहाँ पल पल एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। न खाने को कुछ, न पीने को पानी और न वापस जाने की कोई उम्मीद। अब सवाल ये नहीं कि वो कितना मजबूत है, असल सवाल ये है क्या वो अकेला रहकर जिंदा रह पाएगा। और मूवी के आखिर में एक ऐसा फैसला जो उस आदमी की पूरी जिंदगी बदल देता है। चलिए शुरू करते हैं कास्ट अवे की इस कहानी को। कहानी शुरू होती है एक कुरियर एम्प्लॉय से जिसका नाम चेतक है। वो हर रोज लाखों पैकेजेस डिलीवर करता है, वक्त का पाबंद और काम में इंतहाई सीरियस। हर पैकेज टाइम पर पहुंचाना उसकी प्रायोरिटी है और इसीलिए वो मुल्क के मुख्तलिफ सिटीज और ब्रांचेस विजिट करता है। मगर जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज कोई पैकेज नहीं बल्कि दिल की बात है। चेतक एक लड़की से मोहब्बत करता है जिसका नाम शैली है और वो भी उसे बहुत चाहती है। ये दोनों कई सालों से रिलेशनशिप में हैं और शादी का ख्वाब रखते हैं, लेकिन काम की मसरूफियात और मुसलसल सफर की वजह से शादी अभी तक मुमकिन नहीं हुई। अब आ रहा है क्रिसमस, लेकिन चेतक को मलेशिया जाना पड़ता है एक अर्जेंट फेडेक्स मिशन की वजह से। वो खुद कहता है, मैं न्यू ईयर पर जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जिसमें न सिर्फ खतरनाक आइलैंड्स, सर्वाइवल के इम्तिहान, बल्कि इंसानी जज्बात और मोहब्बत के पेचीदा ट्विस्ट सामने आएंगे। जब उनका प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रहा होता है तो अचानक मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिससे उनका प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे इनका प्लेन पैसिफिक ओशन में गिरकर क्रैश हो जाता है। अब क्योंकि ये प्लेन फेडेक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है, इससे किसी को भी मालूम नहीं होता कि ये जहाज कहाँ, कब और कैसे गया। और जैसे ही प्लेन क्रैश होता है सब लोग मर जाते हैं, लेकिन किस्मत ने एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया जिसका नाम चक होता है। चक बड़ी ही मुश्किल से एयरबोट के ऊपर बैठता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन समुद्री तूफान उसे अपने साथ बहाकर ले जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बहुत ही सुनसान और खतरनाक आइलैंड पर पाता है। चक आइलैंड के चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे वहाँ बड़े बड़े पहाड़, नारियल के दरख्त और समंदर के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। वो मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन वहाँ तो इंसान को छोड़ो, परिंदों तक की आवाज सुनाई नहीं देती। उसके बाद वो मदद के लिए रेत पर बड़ा सा HELP का निशान बनाता है ताकि कोई ऊपर से देखे और उसकी मदद करने आए। अब पहला दिन ऐसे ही गुजर जाता है, रात हो जाती है और चक सो जाता है। जब सुबह चक उठता है तो देखता है कि जो हेल्प का निशान उसने रेत पर बनाया था वो समंदर की लहरों से मिट चुका है। वो हार नहीं मानता और लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़ों से एक बड़ा सा HELP का निशान बना देता है। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी होती, वो जानता है कि कोई ना कोई उसे ढूंढते हुए जरूर यहाँ आएगा और जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें हेल्प का निशान नजर आएगा और वो समझ जाएंगे कि चक यहाँ है। जब उनका प्लेन क्रैश हुआ था तो प्लेन के अंदर बहुत सारे फेडेक्स कंपनी के पार्सल भी थे जो बहकर आइलैंड की तरफ आ गए। चक जब उन्हें खोलकर देखता है तो उसमें कोई भी चीज खाने के लिए नहीं मिलती। इसी बीच चक को आइलैंड पर बहुत खतरनाक आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तब अचानक उसके सामने एक बड़ा सा नारियल गिरता है और वो समझ जाता है कि ये नारियल गिरने की ही आवाज थी। अब चूंकि चक को बहुत प्यास लगी हुई है और वो समंदर का पानी नहीं पी सकता क्योंकि समंदर का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, इसलिए उसके पास अपनी प्यास बुझाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो नारियल का पानी पिए। वो बहुत सारे नारियल इकट्ठा कर लेता है, लेकिन नारियल को तोड़ना और उसके ऊपर से छिलका उतारना इतना आसान नहीं होता। एक नारियल को तोड़ने में चक को बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। 1-2 घंटे के बाद वो एक नारियल को अंदर से निकाल भी लेता है, लेकिन उसमें सुराख करना और उसका पानी पीना अब भी चक के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही वो नारियल की छाल उतारकर उसे पत्थर पर मारकर पानी पीने के लिए निकालने की कोशिश करता तो नारियल पूरा ही टूट जाता और पानी जमीन पर गिर जाता। लेकिन आखिरकार चक किसी तरह नारियल में सुराख कर लेता है और उससे पानी निकाल कर पीने लगता है। अब चक के पास पीने के लिए नारियल का पानी तो है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में जाता है, लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं होते, जिससे समंदर के नोकीले पत्थर उसके पांव को जख्मी कर देते हैं और खून आने लगता है। इसके बाद चक अपनी पैंट को आधा फाड़कर अपने पांव पर बांध लेता है। तब उसे अपने सामने एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ नजर आता है। वो फैसला करता है कि वो उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ेगा और आसपास का जायजा लेगा कि वो कहाँ है। बहुत मेहनत और मुश्किल के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। जब वो आसपास नजर दौड़ाता है तो उसे समंदर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तब अचानक उसकी नजर किसी इंसान पर पड़ती है। ये देखकर चक को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि वो इस आइलैंड पर अकेला नहीं है, कोई और भी यहाँ मौजूद है। वो जल्दी जल्दी उस पहाड़ी से नीचे उतरता है और उस आदमी के पास जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो उसी की प्लेन के एक पायलट की लाश होती है। ये देखकर चक को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो उसे गड्ढा खोदकर दफन कर देता है, लेकिन दफनाने से पहले वो पायलट के जूते और उसके पास मौजूद एक टॉर्च अपने पास रख लेता है, क्योंकि यही दोनों चीजें थीं जो उसके काम आ सकती थीं। अब चक को इस आइलैंड पर रहते हुए बहुत दिन हो चुके हैं और वो इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा अकेला है।
है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इस आइलैंड पर रहना सीख भी रहा है। उसने सीख लिया है कि अपने लिए पीने का पानी कैसे बनाना है। जो पानी रात को पत्तों के ऊपर जमा हो जाता है, वो सुबह इस पानी को नारियल की खोल में जमा कर लेता है, जिसे वो बाद में पी सकता है। लेकिन अभी भी उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो समुद्र से मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं आती, क्योंकि वो उस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा होता है जो आदिवासी ही इस्तेमाल करते हैं। चक आहिस्ता आहिस्ता अपनी हिम्मत हार रहा होता है। एक दिन रात को दूर से गुजरती हुई शिप नजर आती है, जिसे देखकर चक बहुत खुश होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इतनी दूर तक आवाज जाना नामुमकिन है। वो अपनी टॉर्च ऑन करके उन्हें इशारा करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इतनी दूर से टॉर्च की रोशनी देखना भी नामुमकिन है। लेकिन अगली सुबह वो फैसला करता है कि जिस एयरबोट से वो इस आइलैंड पर आया था, वो उस एयरबोट पर बैठकर इस आइलैंड से दूर चला जाएगा, समुद्र में निकल जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ 6 महीने हो चुके थे और वो समझ चुका था कि इस आइलैंड पर कोई भी नहीं है, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान और ना ही कोई उसे बचाने के लिए आने वाला है। इसलिए वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो एयरबोट लेता है और समुद्र की तरफ निकल जाता है, लेकिन समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसे समुद्र के बीच तक पहुँचने नहीं देती। वो बार बार बड़ी बड़ी लहरें उसे वापस टापुओं की तरफ धकेल देती हैं और इसी दौरान उसके पैरों को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। चक हार मानकर वापस आइलैंड पर आ जाता है। इसी दौरान उसी रात बारिश भी हो जाती है, जिससे चक को सर्दी लगने लगती है। चक सर्दी से बचने के लिए वहाँ पर बनी एक गार के अंदर चला जाता है। अब चूंकि गार के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तो वो टॉर्च चलाता है और टॉर्च जलाए हुए ही सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि टॉर्च के सेल खत्म हो चुके हैं और अब चक के पास रोशनी करने के लिए कुछ भी नहीं है और उसे ये भी नहीं पता था कि माचिस के बगैर आग कैसे जलाई जाती है। वो उन बॉक्सेस के पास जाता है जो फेडेक्स कंपनी के पार्सल होते हैं और उन्हें एक एक करके खोलता है। उन बॉक्सेस में उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन कोई भी चीज उसके काम की नहीं होती। 2 चीजों को छोड़कर एक चीज उसके काम आती है, जूते जो स्केटिंग वाले होते हैं, जिनके नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं। चक उन स्केट शूज को एक कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल करता है। वो किसी भी चीज को उससे तोड़ सकता था और शार्प भी कर सकता था। वो बहुत सारे नारियल तोड़ता है और पानी पीता है। फिर वो एक लकड़ी लेता है, उसे नोकीला बनाता है और अपने खाने के लिए मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। अब इस नोकीली लकड़ी की वजह से वो बहुत सारे केकड़े और मछलियां पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब उसे एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि वो केकड़े को कच्चा नहीं खा सकता। केकड़ों को पकाने के लिए उसे अब आग की जरूरत है। वो एक लकड़ी लेता है और उसे पत्थर पर जोर जोर से रगड़ता है, आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग नहीं जलती, बल्कि उसके हाथ पर चोट लग जाती है, जिससे चक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। थक हार कर वो नारियल छील कर खा रहा होता है और सोचता है कि अगर वो 2 लकड़ियां आगे पीछे रगड़े तो शायद आग लग सकती है, क्योंकि इससे पहले वो एक लकड़ी से आग जलाने की कोशिश कर चुका था और उसके हाथ पर चोट लग गई थी। इसलिए वो इस बार 2 लकड़ियां इस्तेमाल करता है। एक लकड़ी नीचे रखता है और दूसरी लकड़ी उसके ऊपर रगड़ता है और बहुत सी मुश्किलात के बाद आखिरकार आग जल जाती है और आग जलने के बाद चक बहुत खुश हो जाता है और वो आग जलने की खुशी में नाचने लगता है। इसे पहली बार उस आइलैंड पर किसी चीज से खुशी मिली होती है। इसी के साथ उसे उस पार्सल में एक फुटबॉल भी मिलता है और उस फुटबॉल पर चक अपने हाथ का खून लगाता है और उस पर आंख नाक यानी एक पूरा चेहरा बना देता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। फुटबॉल पर विल्सन लिखा हुआ होता है, तो वो उसे अपना दोस्त बना लेता है और उसे विल्सन कहकर पुकारता है। अब चक का उस आइलैंड पर एक दोस्त भी है और वो है विल्सन यानी फुटबॉल। एक दिन चक को दांत के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये दर्द उसका पहले से था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से कतराता था। अब वो अपने दांत को किसी भी हाल में बाहर निकालना चाहता था ताकि दर्द से निजात पा सके। वो स्केट शूज का इस्तेमाल करता है और बहुत मुश्किल से अपने दांत को तोड़ता है और तोड़ने के साथ ही बेहोश हो जाता है। ऐसे ही करते करते चक को इस टापू पर पूरे 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में चक की पूरी हालत बदल चुकी है। पहले वो मोटा और हुआ करता था, लेकिन आज वो दुबला पतला हो चुका है और उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो चुकी है। उसके सर के बाल भी बहुत लंबे हो चुके हैं और अब चक पूरी तरह उस टापू पर जीना सीख चुका है। वो दूर से लकड़ी फेंकता है और मछली पकड़ लेता है, यानी मछली को दूर से ही पकड़ लेता है, क्योंकि वो पिछले 4 सालों से लगातार कोशिश कर रहा है। अब वो इस टापू के माहौल में मुकम्मल तौर पर ढल चुका है और विल्सन के साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है। चूंकि चक पिछले 4 सालों से इस टापू पर फंसा हुआ है और अकेला है, वो पूरा दिन विल्सन से बातें करता रहता है। एक सुबह जब मछली खा रहा होता है, तब भी उसे एक आवाज आती है। वो उस चीज को देखने के लिए भागता है और देखता है कि एक प्लास्टिक शीट बहकर आ रही होती है। वो उस शीट को अपने सामने खड़ा करके बैठता है और सोचता है कि मैं इस शीट को इस्तेमाल करके इस टापू से बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि उस आइलैंड से बाहर निकलने की सबसे बड़ी मुश्किल थी वो 3 बड़ी बड़ी समुद्री लहरें जो विल्सन को बार बार पीछे धकेलती हैं।
हैं। इसी वजह से चक पिछले 4 साल से इस टापू पर फंसा हुआ है। अब वो बड़े बड़े नारियल के दरख्त काटता है और उन्हें किनारे पर ले आता है और उनसे एक बोट यानी एक प्लेटफॉर्म बनाता है ताकि वो समुद्र में तैर सके। और जो शीट उसे मिली थी वो उसे इस प्लेटफॉर्म पर लगा देता है ताकि हवा की मदद से आगे बढ़ सके, यानी हवा की मदद से धक्का मिल सके। हालांकि ये प्रॉपर बोट बनाना बहुत मुश्किल था, इसे बनाने में बहुत सारी मुश्किलात आईं, लेकिन आखिरकार वो अपनी बोट तैयार कर लेता है और ये तय करता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तो वो फौरन यहाँ से निकल जाएगा। अब वक्त आ चुका था जब चक को इस आइलैंड से निकलना था। वो अपनी बोट को पानी में उतारता है, अपने दोस्त विल्सन को एक धागे के ऊपर बांधता है और बहुत तेज रफ्तारी से चप्पू चलाने लगता है। लेकिन जब वो बड़ी लहरों के पास पहुंचता है तो वो लहरें उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन चक उन लहरों को पार कर जाता है अपनी बोट से और बहुत खुश होता है। अभी भी आधे से ज्यादा समंदर आगे है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसे जमीन कब मिलेगी और कोई क्रूज शिप उसकी मदद करने के लिए आएगा या नहीं। बस अब चक इस टापू को छोड़कर निकल चुका है। पिछले 4 सालों में उसने जो कुछ किया वो उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जब वो इस टापू को छोड़कर निकलता है तो वो बहुत खुश और हौसले से भरपूर होता है कि शायद वो घर पहुंच जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। समंदर में उसे बड़े तूफान, बारिश, हवा और हर चीज का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो खाने के लिए मछली पकड़ लेता है और पीने के लिए बारिश का पानी जमा कर लेता है। उसने बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए बहुत सारे नारियल रखे थे और जब उसे प्यास लगती वो पानी पी लेता। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बुरी वाकया पेश आती है जिससे चक पूरी तरह से टूट जाता है। चक का दोस्त विल्सन यानी वो फुटबॉल गलती से समंदर में गिर जाता है। जब तक चक को पता चलता है विल्सन काफी दूर जा चुका होता है। चक पानी में कूदता है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें नाकाम रहता है। अपनी बोट पर वापस आकर वो बहुत रो रहा होता है क्योंकि विल्सन ही वो चीज थी जिससे वो पिछले 4 सालों से बातें कर रहा था और अपनी हर चीज शेयर कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि चक एक फुटबॉल के लिए रो रहा है, लेकिन वो उसके लिए फुटबॉल नहीं बल्कि भाई जैसा था, क्योंकि वो पिछले 4 सालों से उसी के साथ बातें कर रहा था और हर चीज शेयर कर रहा था। इस दुख से बाहर निकलकर चक अपना सफर जारी रखता है। अब हम चक को 3 हफ्ते बाद देखते हैं। 3 हफ्ते से बारिश नहीं हुई जिससे चक की प्यास बहुत ज्यादा हो गई थी। वो अपनी बोट पर पड़ा हुआ था, मरने के करीब था। तब भी वो देखता है कि एक बहुत बड़ी क्रूज शिप आई हुई है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उन्हें आवाज दे सके। बस वो अपना हाथ हिलाकर शिप की तरफ इशारा करता है। शिप वाले उसे बचा लेते हैं और यहाँ से वो वापस लौटता है और हमें दिखाया जाता है कि चक अपनी कंपनी में वापस लौट चुका है। लेकिन वापस लौटने के बाद वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है। चक के फैमिली मेंबर्स और कंपनी के लोग समझ चुके थे कि चक मर चुका है और उसका फ्यूनरल भी कर चुके थे। और उसकी गर्लफ्रेंड केली, जो उसे बहुत प्यार करती थी और चक भी उसे बहुत प्यार करता था, अब शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है। चक केली से मिलने जाता है और केली उसे देखकर बहुत खुश होती है और अपने गले लगा लेती है। लेकिन केली का अपना खानदान है जिसे वो चक के साथ नहीं छोड़ सकती और चक भी नहीं चाहता कि केली अपना खानदान छोड़े। वो तय करते हैं कि अब उनके रास्ते अलग हैं। केली ने चक को एक घड़ी दी थी जो उसके साथ उस आइलैंड पर भी थी। वो घड़ी वापस कर देता है क्योंकि ये केली के खानदान की घड़ी थी और चक दिल से कहता है कि परिवार की चीज परिवार के पास होनी चाहिए। वो अंदर से बहुत रो रहा होता है और बस केली की एक तस्वीर अपने पास रख लेता है। जाने से पहले केली कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। चक बोलता है आई एम सो सॉरी। केली भी बोलती है आई एम सो सॉरी। जाने से पहले केली चक को एक किस देती है क्योंकि वो उसे अब भी बहुत प्यार करती है, लेकिन अब वो अपने खानदान को नहीं छोड़ सकती और चक भी नहीं चाहता। केली के पास चक की एक गाड़ी भी थी जिससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। केली वो गाड़ी वापस कर देती है और चक अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो कुछ दूर जाता है केली खड़ी होकर उसे देख रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि दिल से कोई चीज दूर जा रही है। इसके बाद चक अपने पुराने दोस्त के पास आता है और उसे सारी कहानी बताता है कि उसने 4 सालों में क्या क्या किया। फिर वो कहता है काश मैं वहीं मर जाता। हालांकि मैंने फांसी लगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा क्योंकि मुझे केली के पास वापस आना था, मुझे जिंदा रहना था। लेकिन अब केली उसके साथ नहीं है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में। आपको इस कहानी में कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।